ये एक टेस्ट पेपर दिया गया था, उसमें बिहार से जो रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना था मुझे। तो इसमें है एक विमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद जीआई टैग, ई पंचायत पोर्टल है, फिर उसके बाद पराली जलाने की समस्या है, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव, उसके बाद है जाति सर्वे के परिणाम। बस ये इतने टॉपिक्स हैं। कौन सा पहले कर लूँ, आप ही लोग बताइए। जाति, जाति में बहुत इंटरेस्ट है सबों को। चलिए जाति ही कर लेते हैं। ये क्या है यार ये सर्वे बोल रहे हैं ना इसको, सेंसस नहीं है, सर्वे है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग यही जान लीजिए कि इसको सर्वेक्षण क्यों बोलते हैं, सेंसस क्यों नहीं बोलते। कोई एक आदमी बताइए। ये केंद्रीय सूची और राज्य सूची ये सब तो जानते होंगे। तो ये जनगणना जो है ये केंद्रीय सूची का विषय है, तो ये जनगणना नहीं हो सकता था। पहले तो सबसे पहली बात की केंद्रीय सूची का मतलब उसके ऊपर सिर्फ कौन कानून बना सकती है, केंद्र सरकार। तो इसीलिए पहले तो नाम के ऊपर आप जान लीजिए कि ये सर्वे था, ये जनगणना इसको आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो जनगणना नाम से होता तो चैलेंज होता शायद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। जो चैलेंज हुआ ये टिकता नहीं, इसको खारिज कर दिया जाता कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। जनगणना कराने का काम जो है वो केंद्र सरकार का है। तभी आप देखेंगे जो हर एक 10 साल में जो जनगणना होता है, 1951, 61, 71, 2011 तक हुआ है, जो 2021 में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया और अभी तक वो नहीं कराया गया है। तो ये हर एक 10 साल में जो जनगणना होती है, तो वो जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का है और ये राज्य सरकार करा रही थी, इसलिए इसको इसने नाम दिया सर्वे। और सर्वे कराने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास अधिकार है। तो देखिए ये जो सेंसस जो होता है जनगणना 1951 और जितने भी वन लगे हुए हैं 61, 71, इन सब में आप देखेंगे एससी और एसटी, इसकी जनगणना की जाती है। हर एक 10 साल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों की जनगणना हर एक 10 साल में पूरे भारतवर्ष में की जाती है। तो जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना जब होती ही है, तो फिर यहां पे क्या मतलब था, किसके सर्वे की बात कर रहे थे, आप लोग बताइए, गेस कीजिए। बाकी जो बचे हुए हैं ओबीसी, ओबीसी की गणना जो है ये डेकेडल सेंसस में नहीं होती है। उसकी जो अंतिम जो जनगणना हुई थी वो 1931 में, आजादी से पूर्व अंग्रेजों के समय में 1931 में जो जनगणना हुई थी, इसमें जो जनगणना हुई थी इसी में ओबीसी के जो हैं आंकड़े हैं। और इसी आधार पे आज के डेट में जो आपका आरक्षण की नीति या फिर जो भी आप कह लीजिए, जो भी नीति बनी हुई है पिछड़ों के लिए, वो 1931 के जनगणना के आधार पर बनी हुई है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो एंगल जो बनता है कि 1931 के आंकड़े हैं हमारे पास,
तो क्यों नहीं करंट आंकड़ा हो, लेटेस्ट आंकड़ा हो, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नीतियों का निर्माण करें, नीतियों में जो गलतियां हैं उसमें सुधार करें। तो वहां ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है, ऑलमोस्ट 90 साल हो गए हैं। 90 साल पहले जो डेमोग्राफी थी, जनसंख्या में आप देखिए कि कितना परिवर्तन हो चुका है। उस समय जनसंख्या कितनी थी, आज हमारी जनसंख्या कितनी है, और हम इसको आधार मान के आज भी हम नीति निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां हैं, उसमें त्रुटियों के सुधार के लिए भी ये आवश्यक है कि आप एक्चुअल संख्या को जानें कि पिछड़ी जातियों में कौन कौन सी जातियां हैं, उनकी संख्या क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, इसका आकलन भी करना एक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत पुराना है, 1931 का। उसके बाद देखें कि जो इसके पीछे जो मंशा थी वो आप लोगों को अब समझ में आ गई है, क्योंकि अब तो आरक्षण भी आ गया ना। इसके पीछे की जो मंशा थी वो है आरक्षण। एक स्लोगन था, आप लोग पता नहीं सुने कि नहीं, पिछड़े पावें 100 में 60। ये किसका स्लोगन है? कर्पूरी ठाकुर। लेट 60s के समय में ही ये जो जनरली समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवाद जिनका मूल मंत्र था, राम मनोहर लोहिया, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, ये उन लोगों का नारा था कि समाजवादियों ने बांट ली गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये उनका नारा था 60s के समय में। तो आप देखिए कि आज भी हमने जो आकलन किया है वो कहां आया है फिगर? 63%। यही है ना ओबीसी की संख्या, 63% जो आकलन आया है। तो वो 60s के दौर में ही ये बात कर रहे थे कि पिछड़े पावे 100 में 60। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट था कि 60% जो जनसंख्या है हमारी वो पिछड़ी है, और उसमें 60 लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। 100 में 60 जो है, या तो राजनीति में आप बात कर लीजिए या फिर रोजगार में बात कर लीजिए, 100 में से 60 लोग पिछड़ों की होनी चाहिए। ये उस समय से ही मांग थी। सोचिए 1960 लेट की बात हो रही है, लेट 60s की जब बात हो रही है, उस समय का ये नारा था। तो और उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी कर्पूरी ठाकुर के द्वारा। कौन सी कमीशन था? मुंगेरी लाल कमीशन। मुंगेरी लाल कमीशन, उसका रिपोर्ट जो है जारी किया गया 1978 में, लागू कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो मुंगेरी लाल कमीशन का रिपोर्ट जो है उसी समय लागू कर दिया गया, और उसी समय ओबीसी समुदाय को 2 पार्ट में बांट दिया गया। आप लोग अगर जानते हैं तो जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 2 भाग में बांट दिया गया। कौन सी? एक ओबीसी और एक एमबीसी, अति पिछड़ा। नहीं, उस टाइम एमबीसी था। ये तो नीतीश जी का नामकरण है, ईबीसी। नीतीश जी ने आने वाले समय में बाद में नया नामकरण दिया ईबीसी और महादलित। ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये नीतीश जी लेके आए हैं, उसके पहले नहीं था। तो ये पिछड़ी जातियों का जो है ये कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूं, बाकी मैं आपको नोट्स भी लिखा दूंगा। इसके रिपोर्ट को 1978 में लागू कर दिया गया, और इस आधार पे आप देखेंगे जैसे ही लागू किया गया तो चुनावी मुद्दा हो गया और ये सरकार से बाहर हो गए, फिर से कांग्रेस सरकार में आ गई। तो ये जो उनका आकलन था कि आप राजनीति मतलब पंचायत और नगर निकाय, इन सब जगहों पे आरक्षण की बात की है वो, यहां पे हमें आरक्षण देना चाहिए। अति पिछड़ा जो वर्ग है उनको 18% आरक्षण की बात उसी समय कर दी गई थी कि इनको जो है, जो भी राजनीति में आरक्षण की बात कर दी है कि पंचायत का जो चुनाव होगा या नगर निकाय का जो चुनाव होगा उसमें अति पिछड़ा को 18% दिया जाएगा। बट उसके बाद बहुत आंदोलन हुआ, इसके बाद काफी विरोध हुआ, उनकी सरकार हार गई और कांग्रेस की सरकार फिर से आ गई, फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। उसी साल बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया, और मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया 1990 में, लागू कर दिया गया। वीपी सिंह सरकार थे। अब देखे होंगे वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था तमिलनाडु में रिसेंटली, ये रिसेंट घटना है।
तो वीपी सिंह का नाम इसलिए आता है क्योंकि ओबीसी आरक्षण 27% लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वीपी सिंह सरकार पे दिया जाता है कि उस समय वो प्रधानमंत्री थे और पूरे भारतवर्ष में ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास, उनको आरक्षण देने का काम किया वीपी सिंह ने। और 1992-93 के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इंदिरा साहनी जजमेंट उसको बोलते हैं या मंडल केस बोलते हैं, इसको लागू कर दिया गया और 27% आरक्षण दे दिया गया, लागू कर दिया गया। कहां लागू किया गया? रोजगार में। धीरे धीरे आप देखेंगे रोजगार से शिक्षा के क्षेत्र में भी, कॉलेजेस में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ओबीसी के लिए आरक्षण कर दिया गया। पहले रोजगार में आया था, 2007 में शिक्षा में भी, शिक्षा जगत में भी ओबीसी को आरक्षण की जो मांग थी वो पूरी कर दी गई। अब 27% से संतुष्ट नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि डिमांड दूसरी तरफ से क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यही है ना स्लोगन, जिसकी जितनी संख्या है प्रतिशत में, परसेंटेज में, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर कहां मिलना चाहिए? राजनीति में, रोजगार में, हर जगह जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुरूप, उसके अनुपात में उनको राजनीति में भी लाभ मिलना चाहिए, एमपी एमएलए की सीट में भी रिजर्वेशन चाहिए और रोजगार में भी, शैक्षणिक संस्थानों में भी, हर जगह जिस तरह से समाज है उसी तरह का रिफ्लेक्शन, उसी तरह से प्रतिबिंब दिखाई दे। अगर हम देखें संसद को या विधानसभा को या फिर कहीं भी सरकारी रोजगारों में अगर हम देखें, लेकिन हम देखने में क्या पाया जाता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं राजनीति में, आप खास करके देखेंगे जहां पे ऑलरेडी ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुरूप उनको आरक्षण मिला हुआ है, सीटें मिली हुई हैं आरक्षण के बिना भी। अगर आप देखेंगे तो मंडल आयोग उसके लिए जिम्मेवार है, उसमें काफी ओबीसी पॉलिटिशियंस जो थे, नए नए लीडर्स इमर्ज होके आए। और जनसंख्या जिसकी ज्यादा है, 50% से ज्यादा जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में ओबीसी की है, तो ओबीसी के ही राजनीतिज्ञ जो हैं संसद में आएंगे और डेमोक्रेसी यही है, जनतंत्र का मतलब ही यही है कि जिसकी जितनी संख्या है और जिसको जितना प्रतिशत वोट मिलता है वही जीतेगा। तो जब ओबीसी ज्यादा पावरफुल हैं संख्या के दृष्टिकोण से, तो सरकार किसकी बननी चाहिए? मंत्री किसका बनेगा? प्रधानमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? ओबीसी ही होगा। अगर जनतंत्र को सही मायने में अगर इंप्लीमेंट करना चाहें, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, अगर आप आर्थिक वर्ग के दृष्टिकोण से अगर मानेंगे तो जो मध्य वर्ग के लोग हैं वही, उन्हीं की संख्या ज्यादा है, तो जो मध्य वर्ग में आते हैं उन्हीं की सरकार बनेगी। ऐसा विदेशों में भी हुआ है, बाहर के देशों में। वैसे ही भारत में ओबीसी जातियों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, पूरे भारतवर्ष में माना जाता है 52% है। ये मंडल कमीशन ने एक आकलन किया था कि 52% पूरे भारतवर्ष में है, बिहार ने 63% कहा। तो सांसदों की संख्या भी 52% होनी चाहिए, 550 में से 250 से ज्यादा उनकी संख्या होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि जनतंत्र सही रूप में काम कर रहा है। अदरवाइज होता क्या था कि सिर्फ अपर कास्ट का डोमिनेंस हुआ करता था, चाहे वो आप विधानसभा ले लें या फिर संसद ले लें। अपर कास्ट, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, किसान, 7वें पास, 10वीं पास, ऐसे लोग भी संसद और विधानसभा आने लगे। तो ये जनतंत्र की खूबसूरती है कि आपके पास अगर लोगों का समर्थन है और लोग जिसके ज्यादा हैं, और लोगों ने इसका महत्व समझा कि हम जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारी पूछ ज्यादा होगी, हमारी मांगे ज्यादा होंगी, राजनीति में हमें ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और इसको समझा किसने? लोअर कास्ट के लोगों ने। इसलिए आप देखेंगे कि लोअर कास्ट के बीच में एक कंसोलिडेशन होता है, उनकी अपनी नेटवर्किंग है, उनका अपना एक कास्ट एसोसिएशन होता है, उनका संगठन होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम संगठित हैं, अगर हम संख्या में ज़्यादा हैं तो लोकतंत्र में हमारा वोट बैंक की तरह हम काम कर सकते हैं और राजनीति में अपना लाभ ले सकते हैं। तो मंडल आयोग के बाद जो आप देखेंगे कि बिहार में एक बैकवर्ड कास्ट की राजनीति की शुरुआत होती है। बैकवर्ड कास्ट के लोग आगे आते हैं और वही मंत्री बनते हैं। कांग्रेस जो है हाशिए पे चली जाती है 90s के बाद, आप देखेंगे। और कांग्रेस की जो वोट बैंक की जो राजनीति थी, अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम, इन तीनों के वोट बैंक से वो जीतते थे। मिडिल कास्ट के लोग जो थे वो दरकिनार कर दिए गए थे। तो जब से ये लोग आए, अब कांग्रेस हाशिए पे है। 1990 के बाद से कांग्रेस की संख्या 27 जो हुई, आज भी 19 है, उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रही है। तो जो लास्ट 30-32 साल का जो दौर है, उसमें आप देखेंगे ओबीसी की राजनीति जो है बढ़ चढ़कर आगे आई और ओबीसी के ही मुख्यमंत्री रहे। और आज बिहार में
नन ओबीसी के मुख्यमंत्री की कल्पना करना ही मतलब अजीब प्रतीत होता है, क्योंकि जिसकी संख्या है, जो पॉलिटिक्स में ज्यादा मजबूत है, उसी के मुख्यमंत्री होंगे, उसी के ज्यादा मंत्री होंगे। तो डोमिनेंस जो है आज के डेट में राजनीति में ओबीसी क्लास की है। लेकिन जो अंतर कहां दिखाई देता है वो आप देखेंगे, अगर रोजगार में, व्यवसाय में, बिजनेस में, आर्थिक संपन्नता में, वहां आज भी अपर कास्ट डोमिनेटिंग पोजीशन में, सबसे मजबूत स्थिति में है। तो ये जो राजनीतिक जो परिवर्तन आया जातियों के समीकरण में, जातियों को बहुत सारी आवाजें मिली, एम्पावर्ड फील करते हैं वो आज लोग, आजकल ओबीसी के लोग, कि हमारे पास राजनीतिक आवाज है। लेकिन ये परिवर्तित नहीं हुआ किसमें? रोजगार में। आर्थिक संपन्नता नहीं आई उनके अंदर। आर्थिक रूप से आज भी अगर आप गरीब देखेंगे तो आंकड़े भी बताते हैं, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो गरीब हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही लोग हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही 42% जो आंकड़ा आया है, सबसे ज्यादा गरीब भी वही है जो पिछड़ी जाति के लोग हैं। उसके बाद से आप देखेंगे तो ओबीसी भी, और सबसे कम गरीब किधर है? तो अपर कास्ट में है। गरीब तो बिहार पिछड़ा है, तो गरीब सब में होंगे, चाहे वो अमीर हो या किसी भी जाति का हो, हर एक जाति में गरीबी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है, तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ओबीसी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो आज भी आर्थिक संपन्नता से परे हैं। उनकी आर्थिक परिवर्तन उनके जीवन में नहीं हुआ, उनको बेहतर रोजगार हम देने में असफल हुए। राजनीति में आपने आवाज दे दी, लेकिन आर्थिक में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा रफ्तार से परिवर्तन नहीं हुआ। तभी आप देखेंगे बिहार में पलायन की समस्या है, खेती ही एकमात्र सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो अब इसके बाद क्या हो रहा था कि ओबीसी पॉलिटिक्स में अब क्या किया जाए, आगे करें तो क्या करें। तो एक जो ये मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं कि आप सर्वे कराइए, आर्थिक स्थिति का भी आप आकलन कीजिए, सामाजिक स्थिति का भी आकलन कीजिए, और आप ये पता लगाइए कि ये जो हमने आरक्षण जो पॉलिसी लाई है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या असर हुआ है, क्या लोगों के जीवन में सही मायनों में बदलाव आया है। तो उसके आंकड़े हमारे पास सामने हैं, और जिस तरह से स्थितियां आई हैं, आज भी आपको देखने को मिलता है कि इतने दिनों के आरक्षण के बाद भी गरीबी हम खत्म नहीं कर पाए हैं। सबसे ज्यादा गरीब वही है जिनको हम लोगों ने 1950 से आरक्षण देके रखा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। ओबीसी की भी स्थिति मिडिल कास्ट है तो मिडिल ही कास्ट है, और आज भी अपर कास्ट के पास एडवांटेज है। आर्थिक रूप से वही लोग आगे हैं, हर जगह उन्हीं का वर्चस्व है, चाहे आप व्यवसाय ले लें या फिर ट्रेडिंग ले लें, कोई भी आप प्राइवेट सेक्टर ले लें, सरकारी नौकरियों में ले लें। सरकारी नौकरियां फिर भी धीरे धीरे आरक्षण के बाद से चीजें धीरे धीरे बराबर ठीक ठाक हो गई हैं, जैसे जातियां उस टाइप से रिफ्लेक्शन है। लेकिन आप संपत्ति के मामले को ले लें, भूमिहीन मजदूरों की संख्या को ले लें, आप किसके पास जमीन ज्यादा है, तो आज भी अपर कास्ट डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो अब कहां पे आप क्या करेंगे, अब क्या बदलाव लाना चाहेंगे? तो आप यही कोशिश करेंगे कि आरक्षण को और बढ़ाया जाए, और कर भी दिया गया। आप देखिए शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को 19% 20% कर दिया गया। ओबीसी के आरक्षण को बढ़ा के कितना कर दिया गया, बताइए? ये आंकड़े तो आपको याद होने चाहिए। 75% है आज के डेट में बिहार में आरक्षण। अनुसूचित जाति कितने परसेंट है? 20%, और 19 पॉइंट समथिंग उनका पॉपुलेशन में भी आया था, 19.5% के आसपास पॉपुलेशन आया था उनका। अनुसूचित जनजाति, इनको कितना है आरक्षण? 2%, और इनकी संख्या भी 1.7% के आसपास है पॉपुलेशन वाइज भी। तो पॉपुलेशन जितनी है उसके प्रोपोर्शनेट ये लोग शेयर रिजर्वेशन में देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओबीसी जो है एक कोई कैटेगरी हमारे यहाँ है नहीं, तो इसको हम लोगों ने बांट दिया किसमें किसमें, ईबीसी और BC1 BC2 करके है, BC1 BC2। इसको मैं एक ही कैटेगरी रखता हूं, तो इसको कितना आरक्षण है बताइए? कितने परसेंट हो गए? 45 65, और EWS ये 10%, यही आरक्षण। तो कुल मिला के ये 43 आप मान लीजिए,
ये 43% है। लेकिन एक एक जो चैलेंज किया था ये रिजर्वेशन में, जो अभी हाई कोर्ट में कई सारे पीआईएल फाइल हो गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इसको चैलेंज किया गया है और 8-10 पीआईएल फाइल हो चुका है हाई कोर्ट में। तो इसके ऊपर सुनवाई होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1992 का मंडल केस बोलते हैं इसको, या इंदिरा साहनी जजमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% रिजर्वेशन जो है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये रिजर्वेशन जो है 50% रिजर्वेशन से कम होना चाहिए, 50% से कम आरक्षण होना चाहिए। 50% की जो सीमा है उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। 50% के अंदर ही आपको आरक्षण रखना है। लेकिन आप देखिए अब तो आगे बढ़ चुका है। पहले ही ये 10% की वजह से आप देखेंगे कि 60% पहले ही से था। अब इस बार जो बिहार ने आरक्षण दिया है तो ये क्रॉस करके 75% पे पहुंच गया है। तो यही पॉइंट पे वो चैलेंज होगा। अब ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सही ठहराता है या गलत ठहराता है। तो अभी तत्काल में हम माने तो आरक्षण का जो यही है स्टेटस कि 75% हमारे पास आरक्षण है, जिसमें से 65% जो है SC ST OBC को दिया गया है और 10% EWS के लिए। इसके ऊपर मैं नोट्स आपको लिखवा देता हूं। दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों में जो तर्क है कि इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं जो जातीय जनगणना या सर्वे को उचित ठहराता है, उसकी मांग को उचित ठहराता है, और कुछ ऐसे तर्क हैं जो उसके विपक्ष में कुछ तर्क हैं जो उसको उचित नहीं मानते हैं, उसको अनुचित मानते हैं। तो दोनों तर्क को हम देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही कंक्लूजन आप कर सकते हैं उसका क्या कंक्लूजन होगा इसका। तो जो सवाल अगर पूछा जाता है जातीय जनगणना से रिलेटेड, तो हमें दोनों पक्ष को देखना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि दोनों पक्ष की बातों को जानना है और समझना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है उसी की राह को चुनना है, और यही आपका कंक्लूजन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आपको एज ए राजनीतिज्ञ की तरह काम नहीं करना चाहिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए आप लोगों को। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं तो एक ब्यूरोक्रेट का मतलब ये होता है कि सभी पक्षों को आप सुनिए, उसको जानिए, उसका मूल्यांकन कीजिए और फिर निष्कर्ष पे आइए। तो जब तक आप पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं जानेंगे, सही आपका राह नहीं होगा। तो रास्ता आपका बीच का हमेशा, जैसा हम लोग अब बिहार से ही हैं और बिहार में बुद्धिज्म को आप लोग जानते हैं जो हमेशा क्या कहता है, बीच की राह चुननी है आपको, दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं रहना है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक्सट्रीम हैं, आपको बीच की राह पे जाना है, और बीच की राह में आपको बताना होगा कि कैसे ये बेहतर है या खराब है। वो आपके अपनी सोच आपको विकसित करनी है, ताकि आप कंक्लूजन में या फिर इन सब जगहों पे आप अपनी बातों को रख सकें, अपनी बातों को लिख सकें। तभी आप पता चलेगा कि आपने खुद इस चीज को आत्मसात किया है, खुद आपने इसका मूल्यांकन किया है, और आपकी समझ जो है दोनों पक्षों को जानने के बाद ही इस तरह की विकसित हुई है। तो इस चीज को आप लोगों को विकसित करना है और उसी डायरेक्शन में हर एक मुद्दे को देखना है, एक पक्षीय चीजों को नहीं देखनी है। ठीक है, तो इस पे लिख लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट नोट जैसा हम लोग लिख लेते हैं। अगर ये एक सवाल आता है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, और आंकड़े भी लिख दूंगा जो इस बार के जो सेंसस जो सर्वे कराए गए हैं उसके आंकड़े भी आपके सामने, वो सब हम लोग रख देंगे कि कितने % जो है इनकम के आधार पे, फिर या फिर कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, ग्रेजुएट्स कितने हैं, तो शिक्षा का स्टेटस आपको पता चल जाएगा, इनकम का स्टेटस आपको पता चल जाएगा। तो वो सब हम लोग लास्ट में आंकड़े भी देख लेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, जाति जनगणना
आजादी के समय से ही, लिख लीजिए। हेडी जाति जनगणना। आजादी के समय से ही, आजादी के समय से ही दशकीय जनगणना में, आजादी के समय से ही दशकीय जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दशकीय जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत आने वाले जातियों को, के अंतर्गत आने वाली जातियों को गिना जाता रहा है, गिना जाता रहा है तथा शेष को तथा शेष को तथा शेष को सामान्य श्रेणी तथा शेष को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तथा शेष को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान में 1931 वर्तमान में 1931 में की गई जातीय जनगणना, 1931 में की गई जातीय जनगणना को आधार मानकर नीति का निर्धारण किया जाता है, को आधार मानकर नीति का निर्धारण किया जाता है। नीति का निर्धारण किया जाता है, फुल स्टॉप। 2011 में मुख्य जनगणना से अलग, 2011 में मुख्य जनगणना से अलग सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, मुख्य जनगणना से अलग सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना की गई थी, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना की गई थी, किंतु इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, किंतु इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। बिहार ने इस वर्ष जातीय सर्वेक्षण कराई है। बिहार ने इस वर्ष जातीय सर्वेक्षण कराई है, जिसके कारण देश भर में जातियों की जनगणना की मांग हो रही है। देश भर में जातियों की जनगणना की मांग हो रही है।
विशेषकर ओबीसी समुदाय के द्वारा, विशेषकर ओबीसी समुदाय के द्वारा यह मांग की जा रही है, विशेषकर ओबीसी समुदाय के द्वारा यह मांग की जा रही है। इसके जोर पकड़ने का सबसे प्रभावी कारक आरक्षण है। इसके जोर पकड़ने का सबसे प्रभावी कारक आरक्षण है। बीते समय के दो परिवर्तनों ने, बीते समय के दो परिवर्तनों ने, बीते समय के दो परिवर्तनों ने इसकी मांग बढ़ा दी है। बीते समय के दो परिवर्तनों ने इसकी मांग बढ़ा दी है। पहला ईडब्ल्यूएस आरक्षण, हाइफन देके, पहला ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और दूसरा, पहला है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, दूसरा ओबीसी वर्ग की पहचान, ओबीसी वर्ग की पहचान, ओबीसी वर्ग की पहचान करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। ओबीसी वर्ग की पहचान करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। ठीक है। इस मांग को निम्नलिखित कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। इस मांग को निम्नलिखित कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। इस मांग को निम्नलिखित कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। इस मांग को निम्नलिखित कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। पहला पॉइंट, पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उनकी वास्तविक स्थिति का, कि उनकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उनकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए। यह अध्ययन, यह अध्ययन, यह अध्ययन उनकी वास्तविक संख्या, उनकी वास्तविक संख्या, कॉमा, कॉमा, सामाजिक, कॉमा, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित होना चाहिए, तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित होना चाहिए। एक बेहतर सांख्यिकी ही, एक बेहतर सांख्यिकी, एक बेहतर सांख्यिकी ही, स्टैटिस्टिक्स, एक बेहतर सांख्यिकी ही बेहतर नीति निर्माण का आधार होता है। एक बेहतर सांख्यिकी ही बेहतर नीति निर्माण का आधार होता है। एक बेहतर सांख्यिकी ही बेहतर नीति निर्माण का आधार होता है। इस दृष्टिकोण से जातिगत आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टिकोण से जातिगत आंकड़े महत्वपूर्ण हैं।
सेकंड पॉइंट, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के लिए, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के लिए, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के लिए तथा समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट विकास के लिए यह मांग महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के लिए यह मांग महत्वपूर्ण है। इससे देश के संसाधनों के वितरण में, इससे देश के संसाधनों के वितरण में, इससे देश के संसाधनों के वितरण में इससे देश के संसाधनों के वितरण में असमानता का ज्ञात होगा ज्ञात होगा का ज्ञात होगा ज्ञात होगा। समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने, समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के उपरांत ही, समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के उपरांत ही देश सही अर्थों में विकसित कहा जाएगा। समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के उपरांत ही देश सही अर्थों में विकसित कहा जाएगा। इस दृष्टिकोण से भी जातीय जनगणना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से भी जातीय जनगणना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ओबीसी वर्ग के अंतर्गत विसंगतियों के समाधान हेतु ओबीसी वर्ग के अंतर्गत विसंगतियों के समाधान हेतु भी यह जनगणना आवश्यक है। विसंगतियों के समाधान हेतु भी यह जनगणना आवश्यक है। इससे क्या समझ रहे हैं आप? ये जो मैं अभी लाइन लिखा, ओबीसी, आप देखिए कि ओबीसी में कितने कास्ट आते हैं? सैकड़ों हैं। अब ओबीसी के अंदर आप देखेंगे तो कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, और उसी के अंतर्गत कुछ जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं, जो इनसे भी पिछड़ी हैं इनकी तुलना में। तो ओबीसी को आप एक कैटेगरी रख के अगर मान के अगर आप चलते हो कि उनको हम 33% आरक्षण देते हैं, तो ओबीसी ग्रुप के अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, तो इसमें से जो ऊपर में बैठे 10 लोग हैं यही आरक्षण का लाभ लेंगे, 90 लोग जो हैं इससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर हैं आर्थिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से। उनके पास जैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए, ज़मीन में सुधार हुए, ज़मींदारी का उन्मूलन हुआ, तो कुछ ज़मीन को जो है ज़मींदारों से लेकर और बाकियों में बांटा गया। तो इससे हुआ क्या कि कुछ जो चंद ओबीसी के जो लोग थे उनके पास ज़मीन आ गई और वो बेहतर हो गए बाकियों की तुलना में।
बिहार की भी बात कर लें तो उनको और बाकी सबको एक श्रेणी में रखने से आप देखेंगे कि कुछ चंद लोग ही उस आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं और बाकी लोग इससे वंचित रह जाते हैं। आप सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर देखना चाहते हैं तो मीना कम्युनिटी को देख सकते हैं। जो राजस्थान की मीना कम्युनिटी है, तो वो लोग शेड्यूल किस में आते हैं? वो लोग एससी या एसटी में आते हैं। तो आप देखिए कि एसटी में जो लाभ मिलना चाहिए था किसको? आदिवासियों को। झारखंड का उरांव है, या झारखंड में आप देखिए एसटी लोग कितने गरीब हैं आज भी, या फिर छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाके आप देख लीजिए, उड़ीसा में आप जाके देख लीजिए जिस तरह के, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो एसटीज हैं उनको लाभ ना मिलने की बजाय एक ही कम्युनिटी मीना जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ले रही है। और मीना में आप देखिएगा कि पूरा खुशहाल एक गांव में एक एक फैमिली में लोग आईएएस आईपीएस या सरकारी सेवाओं में हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं। तो अब आपको ये नहीं लगता है कि कुछ चंद लोग ही इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और बाकी लोग जो है इससे वंचित रह जा रहे हैं? तो जब तक आप उसमें बदलाव नहीं करेंगे नीतियों में, जब तक इसको आप टारगेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे, बिल्कुल टारगेट करके कि हाँ इसे जरूरत है और इसे ही रखना चाहिए, तो ओबीसी के बीच जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने में भी ये सहायक होंगी। तभी आप देखेंगे कि दो ग्रुप, बिहार तो खैर अग्रणी रहता है लेकिन सेंट्रल लेवल पे ये काम नहीं हुआ है। बिहार ने ये कर दिया है बहुत पहले से। आप देखेंगे कि ऑलरेडी ओबीसी को भी 2 पार्ट में इन लोगों ने बांट दिया है। BC1 BC2 3 पार्ट में है ना। ये यहां पे 18% पहले आरक्षण था, और आप देखेंगे कि इसमें मुस्लिम्स को भी रखा था बिहार ने। और मुस्लिम्स में भी कौन? पसमानदा जो है, पासमानदा जो आप बोल रहे हैं, मुस्लिम्स में भी 2 पार्ट हैं, अशरफ्स और पसमानदाज। तो अशरफ्स बोलते हैं कि वो लोग थोड़े से वेल ऑफ हैं, वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, और पासमानदा जो है वो पिछड़े हुए हैं। तो नीतीश जी ने क्या किया? मुस्लिम का जो एक कंसोलिडेटेड जो चंक था उसको 2 पार्ट में बांट दिया, उसमें से पासमानदा को इसमें 18% आरक्षण में रख दिया। तो ये उन्हीं को वोट करेंगे ना। वोट बैंक की ही राजनीति ठीक है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति समझिए, लेकिन उसी के बहाने इनको लाभ तो मिला जो उनमें पिछड़े लोग थे। अब लालू जी के टाइम क्या था? पूरे मुस्लिम समुदाय को वो एक जैसा ट्रीट करते थे, और उनमें जो पासमानदा थे वो कहते थे कि हम अगर सबको आप 18% आरक्षण में रख दे रहे हो मुस्लिम्स को, तो इसमें जो अशरफ्स हैं वही लाभ उठा लेंगे, हम तो यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे, हमारे बच्चों का कभी एडमिशन नहीं होगा, हमारे बच्चों को तो कभी रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार किसे मिलेगा? जो उसमें पैसे वाले हैं, जो शिक्षा का जिनके पास स्रोत है, बेहतर शिक्षा का उनके पास अवसर है। तो नीतीश जी ने क्या किया? ऊपर वाले को हटा दिया यहाँ से और सिर्फ पासमानदा को रखा। तो पासमानदा जो सबसे जरूरतमंद थे, अगर उनको आपने आरक्षण दिया तो आपके वोट बैंक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, राजनीति ही हो रही है, लेकिन इसी राजनीति के बहाने इनका भलाई तो हो रहा है ना। उसी तरह से आप देखेंगे कि बिहार में कुछ जातियां हैं ओबीसी में जो कि मजबूत मानी जाती हैं, कोयरी, कुर्मी और यादव। ये बाकी अब कंपेयर टू बाकी ओबीसी कास्ट के तुलना में ये लोग बेहतर माने जाते हैं। इनके पास जमीन भी है और जमीन के मामले में भी अच्छे हैं, और कुछ जो कुर्मी वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी धनाढ़ भी हैं। पटना और नालंदा के आसपास के रीजन के जो कुर्मी लोग हैं उनको काफ़ी धनाढ़ माने जाते हैं। उनके पास ज़मीन है, पैसे हैं, शिक्षा है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो किससे कम्पीट कर रहे हैं? पासमानदा जैसे मुस्लिम से कम्पीट कर रहे हैं। तो किसको बेनिफिट होगा? उसी को होगा ना। तो स्वाभाविक, तो ये जो ब्रेक किया गया है, ये ब्रेक किया गया है बिहार में, नेशनल लेवल पे ब्रेक नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में है ये कॉन्सेप्ट। नेशनल लेवल पे क्या है? 27% में ही सारे ओबीसी 27% में है। लेकिन एक रोहिणी कमीशन आया था 2017 में, जिसने ये बात कही है कि ओबीसी समुदाय को BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 5-6 पार्ट में तोड़ दीजिए, 2%, 4%, 5%, 6% में बांट दीजिए। तो हो सकता है कि जैसे ये लोग ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसका रिपोर्ट मोदी जी लागू कर दें। हो सकता है जैसे जातीय राजनीति हो रही है, संभावना है कि 2024 में वो रिपोर्ट लागू हो जाए। और अब तेलंगाना में ऑलरेडी है ये 2%, 3% इस तरह से बटा हुआ है रिजर्वेशन कई सारे जातियों के बीच में। 4-5 ग्रुप बना दिया गया है, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBC5। तो जो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको ज़्यादा में रखिए, 8% दीजिए, जिनको कम ज़रूरत है उनको 4% दीजिए, 2% दीजिए, 1% दीजिए। तो ये विसंगति जो है ओबीसी समुदाय के अंदर, उसको दूर करने के लिए भी ये जनगणना काफ़ी आवश्यक है। तभी आप देखे होंगे कि कास्ट वाइज निकाला गया है
कि किसकी जनसंख्या कितनी है और उसकी इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कास्ट वाइज आप देखे होंगे, अपर कास्ट में भी कास्ट वाइज है, ब्राह्मण का अलग है, अकायस्थ का अलग है, उनकी शैक्षणिक स्थिति भी अलग से निकाली गई है। तो जिस कास्ट को सही मायने में ज़रूरत है उसी को इसका लाभ मिले। जो भी आरक्षण की नीति है या फिर सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं उसमें उस आधार पर मिले जो कि आंकड़े हैं। तो इसकी वजह से ये जरूरी है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। नहीं, इसी जो तीसरे पॉइंट में ही इंदिरा साहनी ये मंडल केस बोलते हैं इसको, मामले में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति, ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन कराया जाना चाहिए, जिससे कि इस वर्ग की ऐसी जातियों को जिनकी स्थिति बेहतर हो गई है, उन्हें ओबीसी वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सके। उन्हें ओबीसी वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सके। इससे इस वर्ग में शामिल वंचित जातियों के उत्थान के अवसर भी बढ़ेंगे और ओबीसी के मध्य विद्यमान विसंगतियों को भी दूर किया जा सकेगा। ओबीसी के मध्य विसंगतियों को भी दूर किया जा सकेगा। अब विपक्ष में तर्क लिख लीजिए। इसके विपक्ष में तर्क, ये हेडिंग है, विपक्ष में तर्क। आपने पीटी नहीं दिया था इस बार? पीटी हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, मेंस जनवरी में है ना, ये बढ़िया है। और बाकी जो लोग मेरे पॉलिटी क्लास में थे, और किसी का पीटी हुआ है? आपका? आप तो नहीं थे पॉलिटी क्लास में मेरे। पॉलिटी के कोई सवाल में प्रॉब्लम आया था पीटी में? 100%। मुझे खुद सेटिस्फैक्शन हुआ था क्लास के बाद जब मैंने सवाल देखा ना, तो मुझे लगा कि 12 या 13 सवाल थे, उसमें 10-11 सवाल क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। तो बच्चे भी आए तो बोले सर पॉलिटी में मैंने एक आध छोड़ के सब बना दिया। तो मुझे लगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका था वो सही था, जो सवाल पूछ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने पढ़ाया था। एक आध सवाल जैसे 120 आर्टिकल था, उसका जिक्र मैंने नहीं किया था, उसका कंटेंट बताया था कि अगर कोई
हाँ, दूसरी भाषा में अगर बात करना चाहे तो वो परमिशन लेके कर सकता है। तो वो आर्टिकल उसका पूछ दिया कि ये किस आर्टिकल के अंदर है। तो अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो वो कर लिए होंगे। चलिए, विपक्ष में तर्क 3-4 लिख लेते हैं। पहला लिख लीजिए। इससे वोट बैंक की राजनीति को बल मिलेगा। इससे वोट बैंक की राजनीति को मिलेगा। इससे वोट बैंक की राजनीति को बल मिलेगा। साथ ही साथ सामाजिक दरारें बढ़ने की संभावनाएं हैं। सामाजिक दरारें बढ़ने की संभावना है। विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ सकते हैं। विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अच्छा दूसरा पॉइंट, यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी जनसंख्या घट रही है, तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। वर्ष 1951 में, इसी के आगे लिख लीजिए, वर्ष 1951 में सरदार पटेल जी ने यही बात कहकर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब आप कहेंगे 1950 में ही पटेल जी गुजर गए। साल 1951 में सरदार पटेल जी ने यही बात कहकर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 1951 में जनगणना होने वाली थी, बट उसकी प्लानिंग कब हो जाएगी? पहले ही हो जाएगी। 1950 में उसकी प्लानिंग हो गई थी कि 1951 में हमें जनगणना करानी है। तो ये एक प्रस्ताव रखा गया था कि जातीय जनगणना भी करा लिया जाए, जैसा होता है। 1931 में भी हुआ था, 1941 में भी हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वार के कारण वो आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। तो इस बार भी हम करा लेते हैं। तो सरदार पटेल ने ये आर्गुमेंट दिया था कि जिस जाति को उसकी संख्या पता चलेगा तो वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने लगेगा, तो एक अलग सी समस्या हो जाएगी। तो इसकी वजह से वो नहीं किया गया, और ये एक तरह से सच्चाई भी है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आधुनिक लोकतंत्र अपने नागरिकों से यह उम्मीद करता है कि
कि व्यक्ति अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र, व्यक्ति अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र की पहचान से, व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र की पहचान को त्याग कर नागरिकता की पहचान बनाए, नागरिकता की पहचान बनाए, नागरिकता की पहचान बनाए। किंतु जातिगत जनगणना व्यक्तियों को अपनी जाति के आधार पर समूहीकरण के लिए उकसाती है, अपनी जाति के आधार पर समूहीकरण के लिए उकसाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सत्तारूढ़ दल, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सत्तारूढ़ दल राजनैतिक लाभ के लिए, सत्तारूढ़ दल राजनैतिक लाभ के लिए जातिगत आंकड़ों के साथ बदलाव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसे जाति विहीन समाज के खिलाफ माना जा रहा है, इसे जाति विहीन समाज के खिलाफ माना जा रहा है, इसे जाति विहीन समाज के खिलाफ माना जा रहा है, इसे जाति विहीन समाज के खिलाफ माना जा रहा है। देखिए, एक जो विडंबना है, इसको समझने के लिए जो आपने लिखा, एक तरफ हमारा संविधान है और दूसरी तरफ हमारा समाज है। संविधान जो है वो आधुनिक बातें करता है, देखिए आधुनिक और वैज्ञानिक बातें करता है, आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार है इसका। और समाज जो है परंपरा, रूढ़िवादिता आप कह सकते हैं, इस पर आधारित है। हमारा समाज जाति पर आधारित था और जाति पर आधारित समाज असमानता के आधार पे है ना, कि अगर मान लीजिए कि आप ये ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे ऊपर कौन आएगा, तो ब्राह्मण्स आएंगे, और बीच में कौन आएगा, तो ओबीसी आएगा, नीचे कौन आएगा, एससी एसटी आएगा। ये समाज का हायरार्की है, मतलब निचले पायदान पे कौन है, ऊपर के पायदान पे कौन है। तो ये तो समाज जो है असमानता के आधार पे बना हुआ था, और उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, संविधान, जिसका आधार क्या है, समानता। अनुच्छेद 14। तो आप उस समाज में जो कि असमानता के आधार पे बटा हुआ है, वहां पे आप कल्पना कर रहे हैं कि वो समानता के हिसाब से व्यवहार करें, जाति धर्म के आधार पे बटे नहीं, जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं हो। हमने छुआछूत को, अस्पृश्यता का अंत कर दिया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत। 18 में जो है कोई भी आपका उपाधियों का अंत, उपाधियों का मतलब कोई भी अपने नाम के आगे राजा, महाराज, इस तरह राय बहादुर ये सब पोस्ट नहीं लगा सकता है, क्योंकि उस लगाने से ही ये होता है कि वो एक राजा रजवाड़े के खानदान का, और बाकी लोग नहीं लगा सकते हैं। तो असमानता का प्रतीक है। तो आप देखिए कि कैसे हमने संविधान में आधुनिक बातों को रखा है। हमने जनतंत्र को चुना, और जनतंत्र में आप देखिए एक व्यक्ति
एक व्यक्ति का एक वोट होता है और एक वोट का एक मूल्य भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण वोट कर रहा है तो उसके एक वोट का महत्व 5 का होगा और जो लोअर कास्ट का वोट कर रहा है उसके वोट का महत्व 1 होगा। ऐसा नहीं है। सभी जातियों को एक बराबर वोट, सबको एक बराबर वोट दिया गया। तो अब देखिए कि किस तरह से हमने संविधान के द्वारा समाज में बदलाव की कल्पना की थी। इससे जो है समाज में बदलाव होगा। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, जातियों की जनगणना करके जाति के आधार पे हम योजनाएं बना रहे हैं, यानी कि आप जातियों को ही प्रमोट कर रहे हैं। जाति विहीन समाज जो कल्पना की गई थी संविधान में और समाज में जो परंपरा रूढ़िवादिता थी, उसी के आधार पे आप चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आप देखेंगे कि आज के डेट में पिछड़े वर्ग में शामिल होने की होड़ लगी हुई है। उधर देखिए मराठा आंदोलन होता है, जाट गुर्जर आंदोलन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा समाज अब बदल रहा है। उनको उससे मतलब नहीं है कि वो पिछड़ी जाति कहलाए या अगड़ी जाति कहलाए। उनको उस जाति के होड़ में शामिल होना जहां उन्हें लाभ मिल रहा है, जहां उन्हें राजनीतिक लाभ मिल रहा है, जहां उनके रोजगार में लाभ मिल रहा है, उनको सरकारी नौकरियों में लाभ मिल रहा है। तो अगर समाज देखिए कैसे बदलता है। एक समय था कि पिछड़ी जाति कहलाना लोग असम्मान की बात कहते थे और अपनी जातियों को छिपाते थे। और एक परंपरा चली थी, आप लोगों ने पता नहीं वो गौर किया होगा कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, जिन्होंने सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल होगा वो लोग पढ़े होंगे। एक सांस्कृताइजेशन एक तरीका था जिससे लोअर कास्ट क्या करते थे, वो लोग भी उपनयन संस्कार कराते थे और जो भी अपर कास्ट के जो तौर तरीके थे और रिवाज थे उसको लोअर कास्ट अपनाते थे। उनको लगता था इससे हम ऊपर वाले कास्ट में पहुंच जाएंगे, ऊपर वाले कास्ट की श्रेणी में माने जाएंगे। तो अपर कास्ट कहलाना पहले प्राउड फील होती थी। अब आज देखिए ओबीसी कहलाना चाहते हैं वो लोग, उनको कोई असम्मान नहीं है क्योंकि उनको उससे लाभ है। तो वो चाहते हैं कि हमें भी उसमें शामिल करो। मराठा, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में मराठा वैसे नहीं है जैसे बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है मराठा। और वो सेंट्रल जो महाराष्ट्र है वहाँ पे ज़मीन पूरी कंट्रोल करते हैं, पूरी वहाँ की मनी लेंडर्स वो लोग पहले हुआ करते थे और वो लोग वेल ऑफ हैं, अच्छे हैं वो लोग। लेकिन फिर भी वो क्या चाहते हैं, उनको ओबीसी की श्रेणी में रखा जाए और उनको आरक्षण का लाभ मिले। तो आज लाभ के लिए पिछड़ा वर्ग कहलाना कोई उस तरह का स्टेटस नहीं है कि हम सामाजिक स्थिति में हम ऊपर से नीचे खिसक जाएंगे। ये स्टेटस आज के डेट में खत्म हो चुका है। आप देखिए एक तरह से ये हायरार्की आज के डेट में खत्म हो चुकी है। अब क्या हो गया है, इनका एम्पावरमेंट हो गया है। तो एक तरह से राजनीति में सब बराबरी के हैसियत से खड़े हैं। अब वो लोग पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ज्यादा मिले तो मुझे ज्यादा मिले तो मुझे ज्यादा मिले। और ये कैसे आया है बदलाव, संविधान में जो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य जो रखा गया, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, इसका महत्व जो है आपको उन लोगों को समझ में आया कि चुनाव में अगर किसी को जीतना है तो हमारे वोट का उतना ही वैल्यू है जितना कि अपर कास्ट का है। तो अपर कास्ट ऊपर नहीं है, चुनाव में ये सब बराबर हैं। और इसके महत्व को सबसे ज्यादा अगर किसी ने समझा है, अहमियत को समझा है, तो ये लोअर कास्ट के लोगों ने समझा है। और वोट देने में सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर है, हाई है, तो आप देखेंगे कि लोअर कास्ट का ही है। जो भी हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज आप अचीव करते हैं 60% या 65%, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है लोअर कास्ट का होता है, क्योंकि उनको वोट का वैल्यू समझ में आ रहा है उनको। तो वो चाहते हैं कि यही एक तरीका है जिससे हम अपने सामाजिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं, हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और उसको कौन दिया है, तो आपके संविधान ने दिया है। तो ये डेमोक्रेसी में जो इक्वेशन है कि मेजॉरिटी के सपोर्ट से ही सपोर्ट से ही आप सरकार बनाएंगे, तो आप किसी एक कास्ट के पास तो जाएंगे नहीं। उस कास्ट के आपको कास्ट कॉम्बिनेशन फिर देखना पड़ेगा। जिस कास्ट कॉम्बिनेशन के तहत आप जीत हासिल करें, तो आप सिर्फ एक कास्ट की वोट पे अगर रहेंगे तो आप चुनाव आज नहीं जीतेंगे। आपको मल्टीपल कास्ट का इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा, ताकि अगर हम 4-5 कास्ट को मिला लें तभी हम जीतेंगे। आप सिर्फ अपर कास्ट के पास किसी गांव में जाएं, बोले कि आप हमको सपोर्ट कर दो, हम जीत जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो एक जो कॉन्सेप्ट एमर्ज होके आया कि सबसे मजबूत कास्ट कौन है, राजनीति के दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण में ब्राह्मण थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण में सबसे मजबूत कास्ट कौन है, यही है ना। तो राजनीति में सबसे ऊपर अगर आप पायदान पे देखेंगे तो ओबीसी है।
तो राजनीति में ओबीसी नंबर 1 पे की श्रेणी में जाता है। तो राजनीति में देखिए कि कैसे जो है समानता पे सबको लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि वोट की राजनीति होती है, आपका वोट का एक ही मूल्य है। तो ये बदलाव जो आया, हम लोग सोच रहे थे कि संविधान हम लोग ला दिए हैं, पूरी तरह से समानता के आधार पे हमारा समाज जो है हो जाएगा, समान आधार हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, हमारे यहाँ जाति विहीन समाज हो जाएगी। लेकिन जाति ने अपने आप को परिवर्तित किया है नए तरीके से, और वो वोट बैंक की तरह आज काम कर रही है। पहले जाति का मतलब क्या था? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मीनिंग क्या है? जाति के आधार पर शादियां होंगी, जाति के आधार पर लोग उठेंगे बैठेंगे, उनका समाज होगा, उनका खान पान होगा, जाति के आधार पर। जाति का यही मीनिंग था पहले समाज में, सिर्फ सामाजिक मीनिंग था। और राजनीति में क्या है? वोट बैंक। राजनीति में उनका रोल है, उनका डिमांड है, उनकी पूछ है। नेता उनके घर पे आके बैठता है, उनके दरवाजे पे आता है, दरवाजा खटखटाता है कि आप मुझे वोट दो, चाहे वो किसी जाति का हो। तो राजनीति सबको बराबर के फुटिंग पे लाके दिया है। तो राजनीति के द्वारा हमारे समाज में बदलाव आया है। जो जातीय जो बदलाव आया है वो राजनीति के द्वारा ही आया है। थोड़ी हिंसा हुई, जरूर हुई, लेकिन जो ये जो डोमिनेंस था अपर कास्ट का, इसको खत्म करने में राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये राजनीतिक आवाज ही है, राजनीतिक स्वर ही है। जो लालू जी कहते थे कि हमें विकास नहीं सामाजिक न्याय चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं हमें स्वर चाहिए। बहुत उनकी जो कहावतें हैं बहुत अजीब अजीब हैं। सीधा वो कहते थे हमें विकास से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर चाहिए और सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? कि जो नीचे जो दबे कुचले लोग हैं, इनको आवाज चाहिए, ये बोलें और ये अपने पॉलिटिकल पावर का यूटिलाइज करें, यूज करें। और आज के डेट में इस तरह से हायरार्की जो पहले जो बनी हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव असर भी हैं। समाज जो है जाति के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बट गया। हमने एक और जो उम्मीद की थी, इसमें प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा, बंधुत्व, समानता के साथ बंधुत्व भी होना चाहिए। बंधुत्व जो है हमारा ये डिक्लाइन हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो इसमें ठीक, इसमें आगे लिख लीजिए आप लोग। तो ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा था कि जो जो हमारी जो कल्पना थी कि नागरिकता का भाव क्या होता है। कोई भी व्यक्ति का आइडेंटिटी होता है, उसका जाति, धर्म, उसका जो क्षेत्र है, इस आइडेंटिटी से, इस आधार से जो आपकी जो पहचान है, इससे आप ऊपर उठ के देश के नागरिक कहलाने में बड़प्पन समझें। अपना देश के नागरिक कहलाना ज्यादा सबसे सर्वोपरि समझें। और जब आप देश के नागरिक कहेंगे तो सभी लोग एक ही देश के नागरिक हैं, तो आपका यह बंधुत्व की भावना जो है वो बेहतर होगी, बढ़ेगी। अगर आप पहले कहेंगे कि नहीं, पहले मैं इस जाति का हूं, पहले मैं इस धर्म का हूं, पहले मैं इस क्षेत्र का हूं, और भारत की नागरिकता वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको बाद में रख रहे हैं आप, तो ये बंधुत्व नहीं होगी। तो दोनों के बीच में बहुत बैलेंस करने की आवश्यकता है। पूरे देश को अगर एक साथ लेके चलना है तो हमें क्षेत्रवादिता, जातिवादिता, धर्म की जो फीलिंग्स है, इससे ऊपर उठ के देश के नागरिक का जो हमारा आइडेंटिटी है कि हम भारतवासी हैं, ये अगर फीलिंग अगर सभी के मन में आएगी तो हम उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, बिहारी, यूपी वाला, ये सब डिफरेंसेस खत्म करके हम एक देश के नागरिक के भाव से जुड़े रहेंगे। और नागरिकता हमारी पहचान सबसे बड़ी होगी और जातीय पहचान सेकेंडरी होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन ये जातीय जनगणना जो है, जातीय पहचान आपकी सबसे महत्वपूर्ण हो गई और नागरिकता की पहचान जो है वो नहीं हो पा रही है आज भी हमारे देश में, जिसकी वजह से बंधुत्व जो कहते हैं कि समानता और बंधुत्व के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। तो दोनों के बीच में समानता, तो हम जातियों के बीच में विभिन्न समानताएं हम लेके आ रहे हैं, बंधुत्व की भावना जो है वो प्रमोट नहीं हो रही है। तो जो अंबेडकर जी का जो कल्पना थी, जो 3 स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बीच में समन्वय होना चाहिए, तभी हम पूरे देश को एक साथ लेके चल सकते हैं।
ये चीज को ये केटर नहीं करता है, ये जो हमारी जातीय जनगणना है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें आगे की राह। जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति विहीन समाज के लक्ष्य के लिए, जाति विहीन समाज के लक्ष्य के लिए भले ही अनुकूल ना हो, भले ही अनुकूल ना हो, लेकिन यह समाज से असमानताओं को, लेकिन यह समाज से असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में, यह समाज से असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है, ये साधन के रूप में काम कर सकती है। कई जानकार कहते हैं कि साधन के रूप में काम कर सकती है, दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। कई जानकार कहते हैं कि जानकार कहते हैं कि सही जनगणना होने से, सही जनगणना होने से सही जनगणना होने से वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, सही जनगणना होने से वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, जिससे कि आरक्षण की नीतियों में बदलाव, आरक्षण की नीतियों में बदलाव तथा संसाधनों के वितरण में प्रभावशीलता आएगी, संसाधनों के वितरण में प्रभावशीलता आएगी। फुल स्टॉप। निष्पक्ष आंकड़े, निष्पक्ष आंकड़े, निष्पक्ष आंकड़े और उसके बाद के शोध, रिसर्च, निष्पक्ष आंकड़े और उसके बाद के शोध पिछड़े वर्गों के उत्थान के पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जाति व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं। निष्पक्ष आंकड़े और उसके बाद के शोध पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जाति व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं। आरक्षण का प्रावधान नहीं, आरक्षण का प्रावधान नहीं, बल्कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग, आरक्षण का प्रावधान नहीं बल्कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग
हमारे समाज में विभाजन पैदा करता है। हमारे समाज में विभाजन पैदा करता है। हमारे समाज में विभाजन पैदा करता है। अब इसके बाद आंकड़े लिख लीजिए आप लोग, जो अभी जो रिसेंट सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ है, रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। पहला जनसंख्या ही देख लीजिए, जनसंख्या। जनसंख्या वो टेबल बना लीजिए, जनरल या सामान्य वर्ग। कितने परसेंटेज हैं? 15.5%, तो 15.5% है सामान्य वर्ग, जो अनारक्षित जिसको बोल रहे हैं। ईबीसी, ओबीसी, ये 36% बोलते हैं, और ओबीसी जो है वो 27% है। ओबीसी 27% है। उसके बाद एससी एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। एससी है 19.65%, 19.65, 19.65%, और एसटी जो है 1.68। एसटी, लास्ट में एसटी लिख लीजिएगा, 1.68% है। 1.68%। और इनमें अगर आप हिंदू मुस्लिम देखना चाहते हैं तो हिंदू कितने हैं? हिंदू कितने हैं? 81.9%, लगभग 82% है। हिंदू जो है 81.9% है, और मुस्लिम जो है 17 तो इसी दोनों को अगर जोड़ दें आप तो 99% पहुंच जाते हैं हम लोग। 99.6%। तो बाकी जो जातियां हैं जैसे कि सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तो बाकी जातियां बहुत कम है हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम ही ज़्यादा है। 99 इस दोनों को जोड़ दिए तो 99.6 हो जाएंगे।
अब ये आपकी जनसंख्या का आंकड़ा हो गया। अब देख लीजिए सरकारी नौकरियां। तो कुल संख्या जो है, कुल संख्या है 20 लाख के आसपास है। कुल संख्या जो है इतने लाख लोग जो हैं पूरे बिहार में सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें अगर आप अपर कास्ट की बात करें, अपर कास्ट की बात करें तो वो है 6.41 लैक्स। जो अनारक्षित हैं, अनारक्षित, जो अनारक्षित वर्ग हैं, जो वर्ग, ओबीसी लगभग बराबर में ही है, आप देखेंगे। ईबीसी, ईबीसी जो है वो है 4.61। एससी है 2.91 और एसटी जो है वो है लगभग 30,000 है। तो आप देख लीजिए कि किस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन है और किस प्रोपोर्शन में सरकारी नौकरी में लोग हैं। तो आप देख सकते हैं। और सिर्फ आप देखिए कि 13 करोड़ जनसंख्या बताई गई है, उसमें से 20 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं और उसी में आरक्षण की लड़ाई है। कितने लोगों को फायदा मिलेगा आप बताइए। तो जो बेहतर प्रयास है वो आपको शिक्षित बनाने में है, आपको रोजगार योग्य बनाने में है, या सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना है, ये आप सबको डिसाइड करना है। आप देखिए कि चंद लोगों के लिए सिर्फ राजनीति होती है, चंद लोगों को लाभ मिलता है। व्यापक पैमाने पर अगर आप लाभ की बात करें तो बेहतर तो ये होगा कि आप लोगों को रोजगार योग्य बनाएं, उनका स्किल एनहांसमेंट करें और उनके रोजगार का साधन पैदा करें। आप जो है, ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं और हमारे बिहार में कोई निवेश नहीं है। जब तक निवेश नहीं होगा, उद्योग नहीं आएंगे, आप रोजगार कहां से देंगे? जहां मेहनत होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। कि जब तक आप प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में आप रोजगार पैदा नहीं करेंगे, आप इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो आपके यहाँ पलायन की जो समस्या है वो बनी रहेगी। आप अपने यहाँ रोजगार नहीं देंगे तो लोग जाके टनल में फंसेंगे। जो उत्तराखंड में जो टनल है में गिरा, उसमें भी बिहार और झारखंड के लोग सबसे ज्यादा थे। बिहार के 5 और झारखंड के ज्यादा थे ना, तभी तो मैंने बोला बिहार झारखंड के ज्यादा लोग थे। तो ऐसी ही समस्या होगी, क्योंकि आप अपने यहां रोजगार देने में सक्षम नहीं है। और रोजगार कहां दे रहे हैं? तो सरकारी क्षेत्र में, और सरकारी क्षेत्र में सीमित नौकरियां हैं, संसाधन सीमित हैं, अब बहुत ज्यादा रोजगार दे नहीं सकते हैं। तो सीमित क्षेत्र में और उसी में आप राजनीति करते हैं। तो जहां काम होना चाहिए और लोग भी जागरूक नहीं हैं, लोगों को तो ये मांगना चाहिए कि आप हमें स्किल डेवलपमेंट करो, हमारे लिए उद्योग यहाँ लेके आओ, चीनी मिल बंद पड़े हैं इतने सारे, उनको स्टार्ट करो ताकि किसानों को लाभ हो, उसमें लोगों को रोजगार मिले। तो हम जरूरत वाली बातें नहीं करते हैं, जहां पे राजनीति करनी है सिर्फ वही करते हैं। अब ये हो गया आपका सरकारी नौकरियों का आंकड़ा। उसके बाद आय, मासिक आय की बात कर लेते हैं। मासिक आय 6,000 रुपये से कम आमदनी, 6,000 रुपये से कम आमदनी, इनकी संख्या जो है और 6,000 से 10,000 तक, ये जो है 29% है, 9.61%। तो अगर आप इस दोनों को जोड़ दीजिए
तो आपके पास 63% के आसपास आ रहा है आंकड़ा, 34, 30, 64%। तो 64% आपकी जो जनसंख्या है उसकी मंथली इनकम 10,000 से कम है। ये कह रहा है ना, ये कहाँ काम करने की जरूरत है? इनकम बढ़ाने की। इनकम बढ़ाइए आप उनकी। तो 10,000 तक कमाने वाले ज्यादातर लोग हैं हमारे यहाँ, तभी आप कहेंगे कि गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अब मासिक आय के बाद हम लोग शिक्षा का स्तर देख लेते हैं। शिक्षा पूरे बिहार में 7% लोग ग्रेजुएट्स की संख्या जो है पूरे बिहार में 7% है। इस 7% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप देखेंगे कि अपर कास्ट जो है सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं, 13.4%। उन 7% में 13.4% जो संख्या है वो है अपर कास्ट की, ओबीसी की है। हाँ, ये तो सोशियो इकोनॉमिक आंकड़ा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये अभी की जनगणना कह रही है, अभी जो सर्वे हुआ है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं ये। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, 7% अगर कैलकुलेट कीजिए पूरी जनसंख्या का तो कितना होता है, जरा बताइए आप हमें, बताइए जरा। 13 करोड़ का 7% जरा निकालिए, 91 लाख। 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ होगी। 1 करोड़ ग्रेजुएट बहुत है ना। आप तो बोल रहे सब लोग हैं। बीपीएससी एग्जाम कितने देते हैं जिसमें ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है? 4-5 लाख, 6 लाख, बहुत से 6 लाख लोग फॉर्म भरते होंगे। कहाँ 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं? जो वास्तविकता है, आंकड़े हैं, आप मानिए। आप कहिए बिहार में जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से 89% लोग गांव में रहते हैं, सिर्फ 11% लोग शहरी आबादी है। अब इससे आप पता लगा लीजिए कि कितने प्रतिशत लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं, जब वो कह रहा है कि शहर में रहने वालों की संख्या ही 11% मात्र है। तो मैं जो जनगणना थी उसके हिसाब से 10 करोड़ थे, तो मान लीजिए 1 करोड़ शहर में रहने वाले लोग हैं। 1 करोड़, 1.5 करोड़ बहुत से बहुत मानिए। 2011 अब स्टेटस चेंज हो गया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन 2011 के आंकड़े के हिसाब से भी आप देखिए तो आपके यहाँ 9 करोड़ लोग गांव की जनसंख्या है और 1 करोड़ जो है शहर की जनसंख्या, शहरी आबादी है। तो गांव में कितने ग्रेजुएट होते हैं? जनसंख्या किसकी ज्यादा है उसको हम लोग जानते ही नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में जो लोअर कास्ट में लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है ना, उनके बारे में हमें आंकड़े थोड़ी पता है। और वो दिल्ली तक तो आ भी नहीं पाते हैं। वो जाते हैं दिल्ली तक आते हैं जरूर, मजदूर बन के आते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। उनकी संख्या ज़्यादा है ना। छठ के समय आप देख लीजिए ना, कितने भी स्पेशल ट्रेन चला दिए जाते हैं, जनरल बोगी में आप जाके देखिए, पैर रखने की जगह नहीं होती है। वो क्या ग्रेजुएट हैं? तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? हम एक्चुअली ना अपने चश्मे से पहन के दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत इससे परे है। पूरे देश में नहीं होगी वो संख्या जो आप सोच रहे हो कि 50% लोग ग्रेजुएट्स होंगे, पूरे देश में 20% से ज्यादा नहीं होगी। अगर आंकड़े आप खोल के देख लीजिए, ग्रेजुएट्स पूरे देश की जनसंख्या के 20% से ज्यादा लोग ग्रेजुएट नहीं होंगे। तो ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 7% है। तो ओबीसी 6.77%, ईबीसी 4.27, और इसमें भी देखिए कि एससी जो है वो 3% है।
तो शैक्षणिक योग्यता में भी आप देखिए कि कैसे डिवीजन है, कि कौन सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं और कौन जो है ग्रेजुएट कम है। ये शिक्षा का स्तर हो गया। अब गरीबी का आंकड़ा भी है, लास्ट डेटा है शिक्षा से रिलेटेड। वो स्क्रॉल करेगा तब तो सवाल पता चलेगा। क्या नाम है उनका, उनको उनको बोलिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो जो चैट वाला जो है ना, सुदामा जी, वो चैट वाला नीचे कीजिए, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट। नहीं हो पा रहा है, वो तो सवाल उसका दिख ही नहीं रहा, तो मैं जवाब क्या दूंगा। कोई बात नहीं। अब आ जाइए, गरीबी का आंकड़ा ले लेते हैं। गरीबी गरीबी का आंकड़ा ले लेते हैं हम लोग। इसमें जाति और प्रतिशत संख्या, इसमें कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। गरीबों की संख्या बता रहे हैं। ओबीसी में 33.16%, ईबीसी में 33.58%, सामान्य वर्ग में पूरा बिहारी गरीब है। आप देखिए क्या सामान्य और क्या पिछड़ा, कोई मतलब ही नहीं है। एससी सबसे ज्यादा गरीब है और एसटी भी लगभग इसी के पास है। तो आप देखिए कि ये दो जो ग्रुप है, इसको तो आजादी के बाद से ही आपने आरक्षण सब चीज का लाभ दे दिया, फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी जो है यहीं पे है, एससी एसटी में ही है। और जिस तरह से हमने देखा था कि जो सामाजिक में, जो समाज में सबसे ऊपरी पायदान पे हैं, सबसे गरीब वहीं से कम है। आप देखिए, तो हमारे यहां एक जो लड़ाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये गया था कि जाति के आधार पे जो है नहीं होनी चाहिए। किसके आधार पर होनी चाहिए? आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आय के आधार पर होना चाहिए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि हमारे यहां जो पिछड़ी जाति हैं वही गरीब हैं। जाति ही पहचान है पिछड़ेपन का, तो जाति के आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण उसी आधार पे, मंडल कमीशन में जो जजमेंट आया था कि जाति ही पिछड़ेपन का आधार है, उसी आधार पे आरक्षण होना चाहिए। और इनकम को उन्होंने जो किया कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एक लेके आए कि क्रीमी लेयर, जो लोग 8 लाख जो आज के डेट में रखा गया है सीलिंग, 8 लाख से अगर ऊपर आपका इनकम है तो ही आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, 8 लाख से कम है तो आप आरक्षण के दायरे में रहेंगे और जाति को ही माना जाएगा कि पिछड़ेपन का आधार। और आपको दिखता है, ये देखिए आपकी आर्थिक स्थिति में आप देख लीजिए, सबसे कम गरीब कहाँ है? सामान्य वर्ग में। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? जो अनटचेबल्स थे, शेड्यूल कास्ट। आज भी वही स्थिति है। तो इतने 73 साल की आज़ादी के बाद हम बोलते हैं कि बहुत सारा सामाजिक न्याय किए हम, बहुत लोगों को आवाज़ दिए, गरीबी तो खत्म नहीं कर पाए आप, रोजगार तो नहीं दे पाए आप। ये लोगों को पूछना चाहिए ना, जनता को पूछना चाहिए कि आप तो 35 साल से सामाजिक न्याय का काम कर रहे हो। 1990 से लालू जी मुख्यमंत्री थे और तब से उसके बाद से लेकर 2023 तक आप ही मुख्यमंत्री रहे हो, आप ही के वर्ग के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, आप ही के लोग मंत्री रहे हैं। सबसे ज्यादा यादव वहां पे एमएलएज हैं बिहार में, 25%, जनसंख्या 14%, 25% एमएलए हैं। आपने किया क्या इनके लिए? इनकी गरीबी खत्म हुई? इनके शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ? पलायन को कम किया आपने? कुछ नहीं किया। तो फिर आप किस आधार पर वोट मांगते हो? ये डिस्कशन यहां होना चाहिए, ना कि हम क्या कह रहे हैं आरक्षण दे देंगे। आरक्षण देने से क्या समस्याएं खत्म हो गई? आरक्षण इनको है, आरक्षण ये तो बहुत दिनों से आ रही है ना, तो गरीबी इनकी खत्म हो गई? नहीं। तो सरकारी नौकरी सॉल्यूशन नहीं है, ये लोगों को समझना होगा, हमें समझाना होगा। और लोगों को समझाइए कि सरकारी नौकरी देके आप गरीबी खत्म नहीं कर सकते हो। अदरवाइज 1951 से ही आरक्षण है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, लेकिन इनकी गरीबी कहाँ खत्म हुई है? कहाँ इनके यहाँ से ज़्यादा ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं? आज भी आप देखिए कि
3% ही ग्रेजुएट हैं शेड्यूल कास्ट के। तो अवसर कहाँ मिल रहे हैं उनको? आप आरक्षण इसमें दे रहे हो सरकारी नौकरी से, उससे कुछ हो नहीं रहा है। परिवर्तन कहाँ लाना है कि आपको शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, आपको बेहतर शिक्षक नियुक्त करने हैं, आपको योग्य शिक्षक लेके आने हैं और लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया करानी है, उनके स्किल को डेवलप करना है, आपको मानव बल में आपको पैसे लगाने हैं, खर्च करने हैं। वहां ना काम होके हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? कोई बात नहीं, इसको मैं बोलता हूं कि ये अंतिम प्रयास है। इसके बाद क्या? 100% आरक्षण कर दीजिए। इसके आगे क्या करेंगे? अब तो जिसकी जितनी संख्या है उतना तो दे दिया आपने, इसके बाद क्या करोगे? तब तो लोग पूछेंगे ना, अब तो आपने आरक्षण भी दे दिया, अब क्या करोगे? अब तो जातीय राजनीति खत्म करो, अब तो विकास की राजनीति करो, अब तो हमारे कल्याण के बारे में सोचो, अब तो हमारे आर्थिक स्थिति को बेहतर करो। तो बिहार जो है, हम लोग इतना ज्यादा जातीय समीकरण में बंधे रहते हैं। पूरी राजनीति इसी सोशल इंजीनियरिंग पे चलती है कि किस कास्ट को हम लोग जोड़ें, किस कास्ट को अलग करें, किसको जोड़ के रखें ताकि हम जीत सकें। तो विकास जो है कहीं ना कहीं पिछले पायदान पे चला जाता है। बोलिए, अभी क्लास है? अच्छा, 1:30 बजे तक थी मेरी क्लास, 1:30 बज गया सर। चलिए, इतना काफी है, डेटा वगैरह सब हो गया। अब इस पे आएगा तो आप लोग एक आंसर तो लिख सकते हैं, बड़ा आंसर भी आएगा तो लिख सकते हैं, पूछिए। देखिए, उसके कई सारे सवाल पूछे जाते हैं उनसे। जैसे आप घर जाते हैं ना, किसी के सर्वे जो होता है, एक्चुअल सर्वे, उसमें 10-15 सवाल होते हैं। उस 10-15 के सवाल का आंसर पूछा जाता है। आपको घर है अपना, आपको अपनी जमीन है, छत पक्का है या कच्चा है? तो छत कच्चा है तो अपने आप एक पैरामीटर हो जाता है कि वो गरीब है। आपके पास एसेट्स क्या है, बकरियां कितनी हैं, मुर्गियां कितनी हैं, गाय भैंस कितने हैं, सारे आंकड़े लिए जाते हैं। तो आपको एसेट क्या है, जमीन है या जानवर है, किस पे आप आश्रित हो, उसके आधार पे निकाला जाता है कि आपकी आय कितनी होगी। जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, मैं इतना डिटेल इसलिए बता पा रहा हूं आपको, 2011 में भी पूरे देश में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था और उसमें 35 सवाल थे और उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे में मैं घर घर जाके ये टैब पे हमने डेटा फिल किया था और इस आधार पे जो है उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता था। आपके पास जानवर कितने हैं, मुर्गियां कितने हैं और अंडे कितने होते हैं, उससे आपको कितना इनकम होता है, हम कैलकुलेट करना पड़ता था। तो उस आधार पे छत नहीं है, अगर पक्का छत नहीं है तो गरीबी का एक अपने आप में पैरामीटर है। तो उस आधार पे आकलन किया जाता है कि कितने % गरीब हैं। बीपीएल की जो कैटेगरी है आप देखेंगे, हमारे यहाँ 52% लोग जो हैं बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जिनको हम पीडीएस का फायदा देते हैं, मुफ्त अनाज बांटने की बात करते हैं। हमारे बिहार में 52% संख्या है बीपीएल फैमिलीज की। ठीक है।